हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपस्टेक आदिया। क्लास 7th की ये बुक यहाँ पर चल रही है और चैप्टर नंबर हम 8 यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, पवन, तूफान और चक्रवात। ये चैप्टर ज्योग्राफी का चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बताया है कि 18 अक्टूबर 1999 को चक्रवात जो बना था उड़ीसा के तट पर, उसकी जो पवन वेग था उसके अंदर वो था 200 किलोमीटर प्रति घंटे का उसमें वेग था। उसने 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया था और उसमें 7 लाख के लगभग लोग जो है वो बेघर हो गए थे। उसी तरह का जो है वो 29 अक्टूबर को आया था एक चक्रवात जो 260 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चला था। ऐसा खासा ही चक्रवात उड़ीसा में आया था। इसकी 9 मीटर तक की ऊंची जो समुद्री लहरें थी और इसने करोड़ों रुपए की संपत्ति यहाँ पर नष्ट कर दी थी। तो ये चक्रवात क्यों आते हैं, ये किस कारण से आते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले कहेंगे कि पवन क्या होती है। जो गतिशील वायु होती है उसे हम क्या कहेंगे ज्योग्राफी की भाषा में, पवन कहते हैं। वायु दाब डालती है, वायु बिल्कुल दाब डालती है। ये एक्सपेरिमेंट हम अक्सर कर सकते हैं। जैसे यदि अगर एक टिन के डिब्बे को अगर आप उबालेंगे तो और उसे फिर से ठंडा करेंगे तो डिब्बा इस तरीके से पिचक जाता है, क्योंकि अंदर की वायु जो है वो गर्म हो जाती है और बाहर की वायु क्या है, ठंडी रहती है, जो इस तरीके से इस पर प्रेशर डालती है और ये डिब्बा पिचक जाता है। इसके अलावा घरों की छतें जो उड़ती है अक्सर तेज हवा में, वो भी वायु के दाब की वजह से ही उड़ती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिससे ये सिद्ध होता है कि वायु जो है वो क्या करती है, दाब डालती है। वायु अगर पवन का वेग बढ़ जाए तो वायु दाब क्या होता है, घट जाता है। पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब घट जाता है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखेंगे कि जो घरों की छतों पर टिन के शेड लगे होते हैं इस तरीके से, जहां पर ये टिन के शेड लगे होते हैं घरों के अंदर, वहां पर क्या होता है कि ऊपर जो वायु तीव्र गति से डलती है, गति से जो चलती है, उस वायु में क्या होता है, वेग अधिक होने से, क्या होता है, यहाँ पर दाब जो है वो दाब हो जाता है कम। कहाँ, बाहर की तरफ। ये हम बाहर की बात करें। जबकि अंदर की अगर बात करें तो अंदर की तरफ क्या होता है, वेग जो होता है वो सामान्य रहता है, जिसे हम कम कहते हैं। उस वजह से जो दाब होता है वो दाब क्या होता है, अधिक होता है, यानी वैसा ही दाब होता है। चूंकि बाहर की तरफ दाब कम हो जाता है और अंदर की तरफ दाब अधिक होता है, इस वजह से छतें ऊपर की तरफ उड़ जाती है। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। इसके अलावा इसमें खूब सारी एक्टिविटीज यहाँ पर दी हुई है कि किस तरीके से हम फूंक मारेंगे तो इसके आसपास जो है वो वेग अधिक होने से दाब कम हो जाएगा यहाँ पर, और दाब कम होने से ये स्ट्रिप जो है वो ऊपर की तरफ हवा में उड़ेगी। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट इन दोनों बलून्स के बीच में है। इन दोनों बलून्स में जब हम हवा भरते हैं और बीच में अगर इनके हम हवा से इनको दूर करने की कोशिश करते हैं तो ये दूर न जाकर एक दूसरे की ओर तरफ आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके मध्य की जो वायु है उसका वेग बढ़ने से क्या होता है, वेग बढ़ने से यहाँ पर दाब जो है वो कम हो जाता है। ये एग्जाम्पल सीधा सीधा पूछा गया है कि पवन का वेग बढ़ने से क्या कम होता है, पवन का वेग बढ़ने से दाब का मान कम होता है। इस चीज के लिए यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी दी हुई है। सेकंड कंसेप्ट यहाँ पर आता है कि गर्म किए जाने पर वायु का क्या होता है, प्रसार होता है। गर्म किए जाने पर वायु का क्या होता है, प्रसार यहाँ पर होता है। ये हम देखेंगे जब भी हम वायु को गर्म करेंगे तो उसका प्रसार होगा। यहाँ पर देखो कि एक सिंपल एक परख नली के मुंह पर गुब्बारा बांधा है। फिर इस परख नली को अगर गर्म जल में डुबाया गया तो गुब्बारा इस तरीके से सीधा खड़ा हो जाता है, यानी इस परख नली की वायु का क्या होता है, प्रसार होता है। पुनः इस जो परख नली को ठंडे पानी में अगर हम डालते हैं तो ये अंदर की तरफ चला जाता है, यानी वायु क्या है, ठंडी हो जाती है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट इसका अलग से दिया है। इस तरीके की कई एक्टिविटीज इसमें दी हुई है जो ये सिद्ध करती है कि वायु गर्म होने पर फैल जाती है। अब गर्म वायु जो है वो ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। ठीक है, जब कोई दो वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वो हल्की हो जाती है और फिर गर्म वायु इस वजह से क्या होती है, हल्की होती है। और क्योंकि गर्म वायु हल्की होती है इसी वजह से जो धुआं है वो कहाँ होता है, वो ऊपर की ओर उठता हुआ नजर आता है। ऐसी हमारी प्रकृति में कई चीजें होती है। नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक है वो है पवन धाराएं। पृथ्वी के जो पवन धाराएं है वो पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पर ज्योग्राफी का।
देखिए ये जो यहाँ पर पृथ्वी का शेप दिया गया है, इसमें आपको पता होगा यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस होता है या 30 डिग्री होता है, यहाँ 60 होता है और इस पॉइंट को कहते हैं निब्बर। बिल्कुल ठीक विपरीत ऐसा ही होता है, यहाँ 30 डिग्री पे कर्क रेखा, यहाँ पर 60 होता है मकर रेखा, और ये जो है आपका ये क्या कहलाता है, दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। और ये वाला सिरा आपका क्या कहलाता है, ये वाला सिरा आपका कहलाता है उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, तापमान अधिक होता है। यहाँ पर ताप का मान अधिक होता है, और यहाँ पर ताप का मान अधिक होने के कारण यहाँ की हवा क्या करती है, ऊपर की तरफ उठ जाती है। क्योंकि यहाँ की हवा गर्म वायु ऊपर की तरफ उठेगी, तो इस सिरे की जो 30 डिग्री सेल्सियस वाले सिरे हैं, यहाँ की जो वायु है यहाँ की अपेक्षा क्या होती है, ठंडी होती है। तो ये हवाएं फिर किस ओर आने शुरू करती है, ये 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ आना शुरू करती है। तो ये जो हिस्सा है यहाँ पर हवाओं की दिशा इस तरफ होती है, ठीक है। 30 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस की ओर यहाँ पर हवाएं होती है। इसमें एक चीज और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो दिशा होती है हवाओं की, जो पवन का वेग है, वो उत्तरी गोलार्ध में इस तरीके से होता है क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होता है। फिर इसके बाद हम 30 से 60 के बीच की बात करेंगे। तो 30 से 60 डिग्री के बीच में क्या होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो वायु की दिशा है, जो वायु की गति की या वेग की जो दिशा है, वो किस तरीके से हो जाती है, उत्तरी गोलार्ध में तो हो जाती है क्लॉकवाइज, उत्तरी गोलार्ध में तो यहाँ पर हो रही है आपके क्लॉकवाइज, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर दिशा जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पुनः वापस जो सेम प्रोसेस 0 से 30 के बीच में यहाँ पर चला था, वही प्रोसेस यहाँ किसके बीच में चलता है, 60 से 90 के बीच में चलता है। क्योंकि यहाँ पर 60 डिग्री पर जो वायु है वो क्या होती है, वो वायु होती है आपकी गर्म, और 90 डिग्री पर जो ध्रुव होते हैं वहां की वायु क्या होती है, वहां की वायु हमारे पास होती है ठंडी, ध्रुवों पर होती है ठंडी। तो यहां से जब गर्म वायु ऊपर उठती है, 60 डिग्री की जो वायु है वो जब ऊपर की तरफ उठती है, तो 90 डिग्री सेल्सियस जो ध्रुव है वहां पर जो वायु है वो वायु 60 डिग्री के तरफ आने की कोशिश करती है। तो इस तरीके से ध्रुवों से लेकर 60 डिग्री के बीच में जो वायु का प्रवाह होता है वो इस तरीके से होता है। इसमें भी वही होता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो है, उत्तरी गोलार्ध में या उत्तरी ध्रुव पर इसे हम कह सकते हैं, या उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव की तरफ जो वायु का जो वेग होता है वो क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज होता है। जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में यही चीज क्या होती है, वायु की जो वेग या दिशा होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। यहाँ तक ये चीज क्लियर है। इसके बाद में यहाँ पर ये तो था भूमध्य रेखीय ध्रुवों के क्षेत्रों में किस तरीके से असमान रूप से पृथ्वी गर्म होती है और हवाओं की दिशा यहाँ पर चलती है। इसके बाद थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। गर्मियों में क्या होता है, जो जमीन होती है वो बहुत अधिक तेजी से गर्म होती है, और इस समय यहाँ की जो पवन है वो ऊपर उठ जाएगी और उसकी जगह कहाँ से आएगी, समुद्र से आएगी। तो गर्मियों में जो दिन का समय है वहां पर कौन सी समीर चलती है, समुद्र समीर यहाँ पर चलेगी, यानी समुद्र से हवा आएगी पृथ्वी की ओर। रात्रि के समय स्थल तो जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि समुद्र का पानी देरी से ठंडा होता है। तो इसके लिए रात्रि के समय कौन सी समीर चलती है, थल समीर चलती है, यानी थल से समुद्र की ओर, थल से समुद्र की ओर यहाँ पर चलती है। दिन के समय समुद्र समीर और रात्रि के समय थल समीर। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुई है। मॉनसून किससे बना है, अरबी भाषा के मौसम से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, ऋतु होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, ऋतु होता है। नेक्स्ट यहाँ पर चक्रवात दिखाए गए हैं कि चक्रवात नहीं, वायु की दिशा दिखाई गई है कि मॉनसून किस तरीके से भारत में प्रवेश करता है। जून जुलाई में जो आने वाला मॉनसून होता है वो क्या होता है, समुद्र समीर होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो थल की जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ की जो वायु है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, और इसकी पूर्ति कहाँ से होती है, समुद्र से आने वाली धाराओं से होती है।
तो यहाँ पर जो गर्मियों में जून के समय जो मानसून आता है वो किस तरीके से आता है, वो समुद्र से स्थल की ओर आता है, यानी समुद्र समीर यहाँ पर जून में बहती है। ये मानसूनी पवनें जो है वो हिंद महासागर से काफी जलवाष्प लेकर आती है और यहाँ पर बारिश करती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, यहाँ राजस्थान के कंसेप्ट में एक चीज और हम देख सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला इस मानसून के पैरेलल होती है, तो इस तरीके से यहाँ से जो आने वाला मानसून है इससे वर्षा नहीं होती। राजस्थान में जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से वर्षा होती है। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे कि जनवरी में जो मावट होती है वो किस कारण होती है, क्योंकि जनवरी में क्या होता है कि जो स्थल है वो ठंडा हो जाता है और समुद्र अपेक्षाकृत गर्म रहता है। इस वजह से जो हवा का जो बहाव है वो स्थल से समुद्र की ओर होता है और मॉनसून है वो स्थल से समुद्र की ओर इस तरीके से आता है, जो डायग्राम में दिखाया गया है। इस मॉनसून को क्या कहते हैं, उत्तरी पश्चिमी मानसून कहते हैं। ठीक है, और यही होता है, यही मावट का कारण भी है, उत्तरी पश्चिमी मानसून। और जो हमारे ग्रीष्मकाल के बाद बारिश में जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। यहाँ पर ये कंसेप्ट क्लियर होता है कि सर्दियों में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत होती है, थल से समुद्र की ओर हो जाती है। ठीक है, समुद्र से आने वाली पवन अपने साथ जलवाष्प भी लाती है जिसके कारण वर्षा होती है और ये जल चक्र का एक चरण कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। गर्म मानसून हमारे अपने साथ जलवाष्प लाती है जिसके कारण वर्षा होती है और वर्षा का हम यहाँ पर आनंद लेते हैं। इसके बाद कंसेप्चुअल अगर हम यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट जो आता है, दो परिघटनाएं यहाँ पर प्रकृति की आती है। पहली तो है तड़ित झंझा और दूसरा है चक्रवात। तड़ित झंझा क्या होता है, गर्मी में जब पानी की बूंदें ऊपर की तरफ उड़ती है हवा में, तो यहाँ पर ये देखिए कि ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती प्रबल जो वायु है वो पवन वायु में पहले से ही विद्यमान जल की बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है, जहां तापमान कम होने के कारण वे जम जाती है और पुनः नीचे गिरने लगती है। गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से उड़ती हुई वायु, ठीक है, गर्म वायु ऊपर की ओर उड़ रही है। यहाँ पर एनवायरमेंट में जलवाष्प की बूंदें हैं। इस वायु ने क्या किया, इन जलवाष्प बूंदों को अपने साथ ले गई ऊपर की ओर, ऊपर की तरफ। ये तो क्या था, थल था, तो यहाँ तापमान क्या था, अधिक था, मगर ऊपर की तरफ तापमान क्या है, कम है। तापमान कम होने की वजह से यहाँ पर ये जो जलवाष्प बूंदें हैं ये संघनित होगी और वर्षा की बूंदों के रूप में वापस जमीन की ओर गिरने लगेगी। इधर से वर्षा की बूंदें गिर रही है और इधर से जो गर्म वायु ऊपर की ओर जा रही है, तो इन दोनों की आपस में टक्कर होने की वजह से क्या उत्पन्न होता है, तड़ित झंझावात यहाँ पर उत्पन्न होता है, जिसके कारण बिजली का कड़कना और उससे बहुत तेज ध्वनि होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, तड़ित झंझावात कहते हैं। यदि तड़ित झंझावात अधिक तेजी से होने लगे तो यही चक्रवात का कारण बनते हैं। यहाँ पर कुछ सावधानियां बताई गई है। अगर आप इस कंडीशन में है कि यहाँ पर बहुत तेज बिजली कड़क रही है और बारिश हो रही है, तो आप किसी छोटे वृक्ष की शरण लें, बड़े वृक्ष की ना लें, क्योंकि वहां पर बिजली गिरने का डर होता है। डंडी वाले छाते से बिजली गिरने का भय बढ़ जाता है। तो जो धातु की डंडी वाले छाते हैं, आजकल तो प्लास्टिक के आते हैं, बाकी पहले जो छाता आता था उसमें ऊपर की तरफ इस तरीके से ये बना हुआ आता था, तो उनसे बिजली गिरने का जो डर है वो ज्यादा होता था। खिड़की के निकट नहीं बैठना होता है। अगर चलती हुई कार बस है तो उसमें आप आश्रय ले सकते हैं, क्योंकि उनके पहिए जो होते हैं वो रबर के होते हैं, जिन पर बिजली गिरने का खतरा कम होता है। यदि आप पानी में हैं तो वहां से आप बाहर निकल जाएं, क्योंकि वहां पर आपको करंट लगने का या बिजली गिरने का खतरा होता है। अब ये तड़ित झंझा जो है वो चक्रवात कैसे बन जाता है, होता क्या है कि जब वाष्प जो है वो द्रव में संघनित होती है तो वो ऊष्मा वहां से मुक्त करती है। ऊष्मा वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। निर्मुक्त होने वाली जो ऊष्मा है वो आसपास की वायु को गर्म कर देती है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, जिससे वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब वायु दाब अगर कम होगा, किधर कम होगा, केंद्र की तरफ, नीचे की ओर। ठीक है, वायु दाब कम होगा तो जो वायु गति है, उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है और इस चक्र की पुनरावृत्ति बार बार होती है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्रोसेस हमने यहाँ से पढ़ा था कि यहाँ से हवा जमीन है, ये स्थल है आपका, ठीक है, ये स्थल है आपका। यहाँ से वायु ऊपर की ओर
वर्षा की बूंदों को लेकर अपने साथ ऊपर की ओर गई। ऊपर वर्षा की बूंदों का संघनन हुआ, यहाँ से वापस बूंदे नीचे की ओर वर्षा के रूप में गिरने लगी। तड़ित झंझावात क्या करता है कि ये एक यही से गर्म वायु ऊपर की ओर जा रही है, यहीं से बूंदे नीचे की ओर गिर रही है। इन दोनों का आपस में टकराहट होगी, जिसके कारण क्या ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि भी उत्पन्न होती है और बिजली भी कड़कती है, जिसे हमने क्या कहा, तड़ित झंझावात। अब यहाँ पर जो संघनन की प्रक्रिया होती है, यहाँ हमने क्या कहा, वर्षा की बूंदे ठंडी होकर, वर्षा ये जो जल वाष्प है वो ठंडी होकर कहाँ आ जाती है, वो ठंडी होकर यहाँ पर जम जाती है और नीचे बूंदों के रूप में गिरने लगती है। तो ये जो संघनन की प्रक्रिया यहाँ पर होती है ऊपर की तरफ, वो क्या करती है, वो ऊर्जा मुक्त करती है, यहाँ से ऊर्जा मुक्त करती है। अब यहाँ से जो ऊर्जा मुक्त होती है, ये ऊर्जा क्या करती है, वातावरण की वायु को और गर्म कर देती है, वातावरण की वायु को ये गर्म कर देती है। फिर ये गर्म वायु फिर ऊपर जाती है और तेज गति से, और जैसे ये वायु ऊपर जाएगी तो यहाँ पर क्या होता है, कौन सा क्षेत्र बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है निम्न दाब, क्योंकि हवा ऊपर उठ चुकी है तो यहाँ पर निम्न दाब बनेगा, और इस निम्न दाब को भरने के लिए ठंडी हवा, जो इसके कंपेयर में ठंडी वायु होगी, वो इस स्थान को भरने के लिए यहाँ पर तीव्र गति से आएगी। फिर वही प्रोसेस होगा कि ये हवा ऊपर उठेगी, सेम संघनन होगा, फिर बूंदे नीचे आएगी और संघनन की प्रक्रिया में मुक्त ऊर्जा फिर वातावरण की वायु को गर्म कर देगी। तो ये जो घटना है, इस चक्र के बराबर पुनरावृत्ति होती रहती है, और ये पुनरावृत्ति किसको जन्म देती है, चक्रवात को जन्म देती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हवा है, उच्च वेग वाली हवा, ये अनेक परतें लगातार बनती जाती है, क्योंकि इस चक्र की पुनरावृत्ति होती है, जिसके कारण क्या होता है, चक्रवात की उत्पत्ति होती है। वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक यहाँ पर है। चक्रवात की संरचना इसमें दी गई है। चक्रवात का जो केंद्र होता है उसे शांत केंद्र कहते हैं, जिसे चक्रवात की आंख या झंझा का नेत्र भी कहते हैं, या इसे चक्रवात का नेत्र या चक्रवात की आंख यहाँ पर कहते हैं। विशाल चक्रवात क्या करता है, इसमें क्या होता है, वायु इस तरीके से एक फिक्स क्षेत्र के ऊपर, ये क्षेत्र कौन सा है, बिल्कुल यहाँ पर कोई हलचल नहीं होती, यह शांत क्षेत्र होता है, जिसे क्या कहते हैं, चक्रवात की नेत्र यहाँ पर कहते हैं। इसके चारों ओर वायु की बहुत सारी परतें जो है वो घूर्णन करने लग जाती है, जिसके कारण वायु ऊपर की ओर उठती है, और ये घूर्णन इतना तीव्र गति से होता है कि भारी से भारी सामानों को भी उठा लेती है। इसकी जो गति है पृथ्वी तल से, ऊंचाई जो ये बताई गई है, ये जो ऊंचाई है वो कम से कम 10 से 15 किलोमीटर, कितनी, 10 से 15 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है, और इसका जो क्षेत्र है वो कितना होता है, आंख का जो क्षेत्र बताया गया है, नेत्र का क्षेत्र ही कितना है, 10 से 30 किलोमीटर तो नेत्र का क्षेत्र है। ये तो कौन सा है, ये शांत क्षेत्र है, यहाँ पर कोई हलचल नहीं होती। मगर इसके चारों तरफ जो उच्च वेग से बहने वाली ये जो हवा है, ये जो हवा है, इसका क्षेत्र कितना हो गया, इसका क्षेत्र लगभग 150 किलोमीटर तक का होता है। कितना, लगभग 150 किलोमीटर ऐसा बादल क्षेत्र होता है, जिसका जो पवन का जो वेग है, इस 150 किलोमीटर में पवन का जो वेग यहाँ पर है वो कम से कम 150 से 250 किलोमीटर, 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। संघनन से यहाँ पर वर्षा होती है, और संघनन की वजह से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो ऊर्जा वायु ग्रहण करती है और तीव्र गति से यहाँ पर और तेज हो जाती है। मौसम विभाग द्वारा, ये देखिए आप, ये एक चक्रवात है, पूरा इस रेंज को आप देखिए, कम से कम 150 किलोमीटर का एरिया है जिसमें चक्रवात आया हुआ है, और ये क्या है, इस चक्रवात की आंख या चक्रवात का नेत्र है, जो कितना होगा, 10 से 30 किलोमीटर की इसकी रेंज हो सकती है, इसके अंदर होता है। ये क्षेत्र क्या होगा, शांत होगा, जबकि इस क्षेत्र की जो वायु है, ये वाले क्षेत्र की वायु आपकी कितनी होगी, 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार होगी। चक्रवात द्वारा होने वाला विनाश, चक्रवात से बहुत विनाश इसलिए होता है क्योंकि चक्रवात की जो तेज पवन है वो समुद्र के जल को तटों की ओर घेरती है। जो तट का क्षेत्र, जो निचला क्षेत्र वाले तट है, वहां पर फिर क्या होता है, पानी घुस जाता है और वहां बहुत ज्यादा जान माल की हानि होती है। यहाँ पर
इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि अमेरिका में जो इस तरीके के चक्रवात आते हैं उनको क्या कहते हैं, हरिकेन कहते हैं। फिलीपींस और जापान में जो इस तरीके के चक्रवात आते हैं उनको टाइफून कहते हैं। भारत में आने वाले चक्रवातों को चक्रवात ही कहते हैं। हरिकेन अमेरिका में कहते हैं और जापान और फिलीपींस में आने वाले इन चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है। चक्रवात यहाँ पर एक डायग्राम जो बताया गया है, इसमें बताया है कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों के बताया है कि यहाँ पर चक्रवात किस तरीके से निर्मित होते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में ही चक्रवात आते हैं, ये गलत है। चक्रवात सर्वव्यापी घटना है, वो कहीं भी आ सकते हैं, पृथ्वी के किसी भी हिस्से में आ सकते हैं। टॉर्नेडो क्या है? टॉर्नेडो चक्रवात का ही एक विध्वंसक रूप है। टॉर्नेडो एक तरीके से कीप जैसे स्ट्रक्चर होती है जिसके आधार पे आसपास की धूल, मिट्टी, पत्थर, कंकड़ सब उड़ जाते हैं ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि निम्न दाब का क्षेत्र इसमें बन जाता है। ये निम्न दाब का क्षेत्र इतना अधिक होता है कि आसपास का जितना भी कचरा होता है वो सारा उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, इसमें आप एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं। ये टॉर्नेडो है आपका कीप वाले क्षेत्र का। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर बहुत ही निम्न दाब क्षेत्र बनता है। कौन सा क्षेत्र बनता है? यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब क्षेत्र यहाँ पर बनता है टॉर्नेडो में। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, फिर आसपास की जो चीजें होती है ये इसके अंदर चल जाती है। फिर यहाँ से ये चीजें एकदम, क्योंकि हवा का प्रेशर इतना तेज होता है, तो ये चीजें ऊपर की ओर उड़कर वहां से मुक्त होती है। तो इससे क्या होता है कि इसके आसपास के एरिया में जितने भी लोग होते हैं उनको बहुत नुकसान होता है। देखिए कि यहाँ हमारे देश में टॉर्नेडो अधिक नहीं आते। ये गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं। इनकी कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि ये ऊपर से नीचे आ रही है, जबकि फैक्ट क्या होता है कि ये जो है वो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। ठीक है, इसकी जो शक्ति है वेग की, वायु की जो शक्ति है वो कितनी होती है? 300 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार होती है और ये बहुत ही तीव्र गति से आते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जो पूर्वी तट है भारत का वो चक्रवातों के लिए संवेदनशील है, जबकि पश्चिमी तट जो है वो चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही क्षेत्र की अगर बात करें तो उसमें कम संवेदनशील है पश्चिमी तट, जबकि पूर्वी तट जो है वो अधिक संवेदनशील है। नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ पर ये जो यंत्र है, ये यंत्र आपका क्या कहलाता है? दिशा सूचक यंत्र कहलाता है। यानी ये पवन की दिशा के बारे में हमें जानकारी देता है। पवन का दिशा सूचक यंत्र है और ये क्या करता है? वायु की गति को नापता है। वायु की गति को मापने का यंत्र है। प्रभावी सुरक्षा उपाय यहाँ पर दिए गए हैं कि यदि चक्रवात आते हैं तो आप किस तरीके से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। मौसम विभाग द्वारा ऐसे जो चक्रवात आते हैं उनकी पूर्व जानकारी पहले ही दे दी जाती है। यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं तो आपके लिए कुछ सावधानियां हैं कि ऐसे जल को पीने का उपयोग ना करें जो संदूषित हो। आपात की स्थिति के लिए पेयजल का उपयोग करें। खंभों से अगर आपके बिजली के तार गिर गए हैं तो उनको नहीं छूना चाहिए। आपके ऐसे क्षेत्र में रहते हैं कि जहां चक्रवात आते हैं तो उसकी बाद की स्थितियों के बारे में बताया गया है। चक्रवात आने के बाद में भ्रमण के लिए बाहर घूमने के लिए नहीं निकले कि देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, बचाव दल अगर आपके यहाँ हेल्प करने आ रहा है तो उस पर अनावश्यक दबाव डाल के उन्हें परेशानी खड़ी ना करें, उनको सहयोग करें। वैसे कई बार जब अगर बड़ा चक्रवात आने वाला होता है तो 48 घंटे पहले ही भारतीय मौसम विभाग द्वारा उसकी सूचना दे दी जाती है और अधिकतर क्षेत्रों को खाली करवा दिया जाता है। यदि चक्रवात और अधिक तेजी से आता है तो उसको 24 घंटे पहले ही उस एरिया को खाली करवा लिया जाता है और हर आधे घंटे पर उसकी दिशा के बारे में जानकारी दी जाती है। उसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि चक्रवात की दिशा क्या है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, वायु दाब डालती है, ये हमने सीखा है। वायु गर्म करने पर प्रसारित होगी और ठंडा करने पर संकुचित होगी। ये टिन के डिब्बे वाला प्रैक्टिकल है कि टिन के डिब्बे को हमने सबसे पहले गर्म किया तो ये सीधा था, फिर उसके ऊपर हमने अगर पानी डाला तो ये डिब्बा क्या हो गया? ये डिब्बा कुछ इस तरीके से पिचक जाता है। यहाँ वायु दाब डालती है। गर्म वायु ऊपर उठती है जबकि अपेक्षाकृत ठंडी वायु की प्रवृत्ति पृथ्वी की सतह की ओर आने की होती है।
जब वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तो स्थान पर वायु दाब कम हो जाता है और आसपास के क्षेत्र की उच्च दाब की ठंडी वायु उस स्थान की ओर आती है। गतिशील वायु पवन कहलाती है। पृथ्वी पर असमान तापमान पवनों के बनने का प्रमुख कारण है। तो पवनों के बनने का जो प्रमुख कारण है वो कौन सा है? पवनों के बनने का प्रमुख कारण है पृथ्वी पर असमान तापन। जलवाष्प वाली पवन को से वर्षा होती है। उच्च वेग के पवन और वायु दाब के अंतर से चक्रवात बनते हैं। तो चक्रवात बनने के लिए कंडीशंस क्या है? उच्च वेग की हवा और वायु दाब का अंतर। उपग्रह और राडार जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से चक्रवातों को मॉनिटर करना आसान हो गया है। स्व सहायता से सबसे अच्छी सहायता है, तो किसी भी चक्रवात के आने से पहले अपनी सुरक्षा की योजना बना ले और सुरक्षा के उपायों को तैयार रखें। इसके बाद है चक्रवात का निर्माण किस तरीके से होता है? तो चक्रवात का निर्माण सबसे पहले दो क्षेत्रों में ताप के अंतर के कारण होता है। वहां पर फिर संवहन हवाएं जो धाराएं उत्पन्न होती है, क्योंकि जो गर्म हवा है वो ऊपर की ओर उठती है और उसका स्थान लेने के लिए ठंडी हवाएं वहां पर आती है। गर्म हवा जब ऊपर की ओर उठती है तो वहां पर न्यून दाब का क्षेत्र बन जाता है और ठंडी वायु जो है वो न्यून दाब के क्षेत्र की ओर वहां पर प्रसारित होती है। गर्म वायु ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है संघनन के कारण और उससे क्या होते हैं? बादलों का निर्माण होता है। बादलों से फिर बूंदें नीचे वर्षा के रूप में गिरती है या फिर ओले या हिमपात के रूप में भी गिरते हैं। संघनन की प्रक्रिया में भी ऊर्जा मुक्त होती है और आसपास की वायु को गर्म करती है। ये प्रक्रिया अगर बार बार हो तो तड़ित झंझावात कहलाती है। वायु का वेग अत्यधिक होने के कारण ही चक्रवात का रूप धारण कर लेती है। पवन क्या है? तो पवन एक गतिशील वायु है। पवन एक गतिशील वायु है। पवन पृथ्वी के जो है तापन के कारण उत्पन्न होती है। पृथ्वी के तापांतर के कारण उत्पन्न होती है। यहाँ पर हमने कंसेप्ट में भी पढ़ा था, पवन का उत्पन्न होना क्या है? भूमि के तापांतर के कारण, असमान तापन के कारण। भूमि के असमान तापन के कारण क्या होती है? पवन उत्पन्न होती है। भूमि के असमान तापन के कारण उत्पन्न होती है। पृथ्वी की सतह के निकट वायु ऊपर उठती है, गर्म वायु ऊपर उठती है, जबकि ठंडी वायु जो है वो नीचे आ जाती है। वायु निम्न दाब क्षेत्र से वायु जो है वो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गति करती है। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन इसमें है, किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होगी? तो अमृतसर, क्योंकि अमृतसर तटीय क्षेत्र से बहुत दूर आ जाता है, तो अमृतसर में चक्रवात आने की संभावना 0 के बराबर है। शीतकाल में पवन जो है वो स्थल से सागर की ओर बहती है, सही है। ग्रीष्म काल में पवन जो है वो थल से सागर की ओर बहती है, ये गलत है। सागर से, समुद्र से स्थल की ओर बहती है ग्रीष्म काल में। चक्रवात का निर्माण अति उच्च दाब तंत्र और उसके इर्द गिर्द अति उच्च वेग की पवन उच्च दाब तंत्र नहीं होगा, निम्न दाब की वजह से चक्रवात का निर्माण होता है। भारत की तटरेखा पर चक्रवातों की आने की संभावना नहीं, ऐसा नहीं है। तट रेखा पर चक्रवातों के आने की संभावना है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वो क्लियर है, सही है। यहाँ पर इसके कुछ और न्यूमेरिकल है तो हम देख लेते हैं। इसमें और न्यूमेरिकल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका मृदा आ जाता है। तो इसमें एक कंसेप्ट और दिया है, जो तड़ित गर्जना होती है वो 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक वेग से चलती है और यह अपने आसपास की वायु को सूर्य की सतह के ताप से भी 4 गुना तेजी से अधिक ताप तक गर्म कर सकती है। इसलिए जो बिजली कड़कती है वो इतनी खतरनाक होती है, क्योंकि वो 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, यानी प्रकाश के वेग से भी अधिक हो गया है एक तरीके से, उससे भी अधिक वेग से चलती है। और जब ये इतनी तीव्र गति से आती है तो जिस एरिया से गुजरती है वहां की वायु भी इतनी गर्म हो जाती है, कितनी? सूर्य की सतह के ताप से भी 4 गुना अधिक वहां की वायु गर्म हो जाती है। इसलिए जहां पर बिजली कड़कती है वहां सब कुछ राख जैसा हो जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।